हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए, आज का हमारा एम रहने वाला है कि डेप्रिसिएशन चैप्टर जो कि क्लास 11th का है, उसे हम लोग रिवाइज़ करेंगे। ओके? चलिए, हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा, डेप्रिसिएशन को समझने से पहले ज़रा ये समझिए कि फिक्स एसेट होता क्या है? ऐसा कोई भी एसेट जो नॉर्मली 1 साल से अधिक टाइम के लिए चले, ठीक है? नॉर्मली इट विल बी यूज्ड फॉर मोर दैन 12 मंथ, देन दैट एसेट इज़ कॉल्ड एज़ फिक्स्ड एसेट, ओके? अब इसी के वैल्यू में जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन का मतलब होता है गिरावट, कमी। कमी जो होती है, रिडक्शन जो होता है, इसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। चलिए आइए हम लोग इसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई एसेट है, आपने परचेज़ किया है 1 लाख का, आपने उसे तकरीबन 2 सालों तक, मान लीजिए ये ईयर फर्स्ट, ये ईयर 2 सेकंड, तो 2 सालों तक आपने उसे बढ़िया से यूज़ किया है, ठीक है? फिक्स एसेट का मतलब यही है कि आप फॉर मोर दैन 12 मंथ इसे यूज़ करेंगे। तो यूज़ किया, तो यूज़ जब आप करेंगे तो उसके वैल्यू में रिडक्शन होता है, डिक्रीज़ होता है। वो एसेट आप 1 लाख का नहीं रह जाएगा, वो 1 लाख से कम हो जाएगा, ठीक है? कितना कम होगा ये तो एग्ज़ैक्ट पता कर पाना मुश्किल है, लेकिन नॉर्मली 1 लाख से कम हो जाएगा। भाई सबसे पूछेंगे तो अलग-अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग-अलग उसकी वैल्यू बताई जाएगी, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि 1 लाख से कम ज़रूर हो जाएगा, ओके। लेट्स से अभी के लिए हम मान लेते हैं उस एसेट की वैल्यू आपके पास 80,000 हो गई है, ठीक है? 80,000 हो गई है, तो बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आपका पहले 1 लाख का था, ध्यान से समझो। फिक्स एसेट आपने परचेज़ किया था 1 लाख का, 2 साल उसे एकदम बढ़िया से यूज़ किए हो, तो अब उसकी वैल्यू लेट्स से 80,000 है, 80,000। तो बेटा रिडक्शन कितना हुआ है? 20,000। दिस 20,000 विल बी कॉल्ड एज़ डेप्रिसिएशन, ओके? ये जो 20,000 का रिडक्शन हुआ है, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब एक चीज़ दिमाग लगा के बताना, ये आपके लिए लॉस है या फिर प्रॉफ़िट है? लॉस है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा, डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान होता है, लॉस होता है, ठीक है? लॉस होता है, वो भी नॉन कैश। चलिए अब नॉन कैश क्या होता है आगे समझेंगे, बट ये ज़रूर समझिए कि ये नॉन कैश होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। ये देखो, हमने कट करके रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ओके। नॉर्मली ये बेटा पिक्चर में नहीं है इसीलिए कट करके रखा है। ये अब कवर होता है डेप्रिसिएशन की सारी अकाउंटिंग आपको बताई जाती है एस 10 में, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई। डेप्रिसिएशन मतलब समझ गए हो कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट होता है जो नॉर्मली यूज किया जाता है फॉर मोर देन 12 मंथ, ओके। डेप्रिसिएशन आपको आई होप क्लियर है। नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको बता देते हैं। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन देखो, कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों होता है भाई? डेप्रिसिएशन का रीज़न क्या है? आइए हम लोग चलते हैं। देखो, जैसे-जैसे आप एसेट को यूज़ करोगे वियर एंड टियर के चलते इसके वैल्यू में रिडक्शन हो ही जाता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, एसेट है, उसे कोई नुकसान हो गया है, सडनली कोई नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस केस में भी आपके एसेट की वैल्यू घट जाएगी। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब है कि नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है मार्केट में, तो पुराना वाला नया टेक्नोलॉजी का फिक्स एसेट आ गया है, तो पुराना वाला जो टेक्नोलॉजी का फिक्स एसेट था, वो अब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, ये भी एक रीज़न है। ओके। डिप्लीशन
अभी इसको पेंडिंग रखते हैं डिप्लीशन को। डिप्लीशन आपको बढ़िया से कवर कराया जाएगा आगे। एक्सपायरेशन ऑफ सर्टेन लीगल राइट। कोई लीगल राइट है, उसका एक्सपायर हो गया। भाई कोई एसेट था, उसे आपको लेने के लिए लीगल राइट चाहिए होता था। अब वो आपके पास नहीं है, लीगल राइट वो नहीं है, तो इसके चलते आप उस एसेट को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो उसकी वैल्यू कम ही हो जाती है। ओके। फिजिकल फैक्टर, आपके फिक्स एसेट के कुछ फिजिकल फैक्टर में इशू है। अब देखो इधर, इनएडुकेसी। इनएडुकेसी, अब आपका एसेट एडिक्वेट नहीं रहा है, मतलब जिस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे थे अब उसमें सही नहीं बैठ रहा है, सही तरीके से एडिक्वेटली काम नहीं कर रहा है, तो वो इनएडिक्वेट हो गया। तो जब इनएडिक्वेट हो जाएगा बेटा तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू गेट्स डिक्रीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले तो अकाउंटिंग सीख लेते हैं, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। चलो, अकाउंटिंग के बेटा सुनो, अकाउंटिंग के दो मेथड है। अकाउंटिंग के दो मेथड है, उनमें से पहला मेथड आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। उनमें से पहला मेथड सिखाने जा रहा हूँ। नॉर्मली डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है? लॉस है। ओके, लॉस का नेचर आप क्या करते हो? डेबिट या फिर क्रेडिट? आप लॉस का नेचर आपको हमने सिखाया है डेबिट होता है, ठीक है? तो लॉस डेबिट करते हैं। ओके, तो डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ लॉस, हेंस इट विल बी डेबिटेड। ये डेबिट किया जाएगा डेप्रिसिएशन। बेटा अब एक चीज ध्यान देना, जैसे ही आपका डेप्रिसिएशन होता है आपका फिक्स एसेट का वैल्यू गिरने लगता है। फिक्स एसेट की वैल्यू दूसरे हाथ पे गिरने लगती है। एक तो लॉस हो रहा है, ओके, वो तो ठीक है, लेकिन हमें अकाउंटिंग करने के लिए एक डेबिट के साथ क्रेडिट भी चाहिए होता है। अब क्रेडिट किसे करेंगे? तो इसके लिए हम थोड़ा सा और डीप में एनालाइज करेंगे जाके। तो डेप्रिसिएशन, लॉस तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे डेबिट कर देंगे। दूसरे हाथ पे देखोगे ऑन द अदर साइड, आपका जो फिक्स एसेट था, वो जो एसेट आपने परचेज किया था 12 महीने से अधिक यूज करने के लिए, उसकी वैल्यू भी घटने लगती है, ठीक है? जैसे एग्जांपल में देखो, ऊपर वाला ही एग्जांपल लेके आपको चलते हैं। आपने इधर 1 लाख का एसेट खरीदा था, इधर उसकी वैल्यू 80,000 हो गई है, तो आपका एसेट 1 लाख से 80,000 पे आ गया है। फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट आपका डिक्रीज हो गया है बाई 20,000। ओके, तो अब उसे फिक्स एसेट को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, और आपको तो पता है कि फिक्स एसेट का ओरिजिनल नेचर डेबिट होता है। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और अगर एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? आवर एसेट गेट्स डिक्रीज, तो दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड फिक्स एसेट अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा उसके चक्कर में मत पड़िएगा, हम आपको आगे बताते हैं, वो सब बताया जाएगा बेटा। बस आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए। ओके, आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया, इसका लॉजिक सुनिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किए हो, क्यों? क्योंकि वो आपका एक लॉस होता है, ठीक है? लॉस होता है, लॉस को डेबिट करते हैं, ठीक है? एसेट अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, एसेट अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है। एसेट अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक? क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज मतलब कम हो रही है, और एसेट बेटा आपको पता ही है, जब जब कम होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, ठीक। आपने एक और चीज पढ़ा होगा लेजर पोस्टिंग के टाइम पे, कि ईच एंड एवरी नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर इनटू पीएल अकाउंट। ओके, ईच एंड एवरी nominal account subject to certain account is transferred to PL account। PL में ट्रांसफर करते हैं। PL में ट्रांसफर करने का रूल क्या होता है? जिस नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करना है उसको, उसका बैलेंस रिवर्स कर दीजिए, और दूसरे साइड में उस अकाउंट का नाम लिख दीजिए जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मतलब PL अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो PL अकाउंट का नाम लिख दीजिए दूसरे साइड में। ओके, तो बेटा इनमें से नॉमिनल अकाउंट हमारा कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है डेप्रिसिएशन। एसेट अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है। एसेट अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है।
डेप्रिसिएशन नॉर्मल है, नॉमिनल अकाउंट है। तो अब हम यहाँ पे ये डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर देंगे ट्रांसफ़र करते टाइम, और दूसरे साइड में मतलब डेबिट साइड में क्रेडिट तो कर दिए डेप्रिसिएशन, दूसरे साइड में पीएल अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे, इसी में ट्रांसफ़र करना है। तो हमारी एंट्री बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट बेटा यहाँ पे वही आएगा जो ऊपर यहाँ पे आपने लिखा है। ये अमाउंट कैसे आएगा इसके चक्कर में अभी मत पड़िए, आपको हम आगे क्लियर कर देंगे। ओके, ये पहला सिस्टम है, पहला अकाउंटिंग सिस्टम है। दूसरा अल्टरनेट वाला भी आपको बताया जाएगा। अब इसके अमाउंट में चलते हैं। अमाउंट में आपको दिक्कत था, अमाउंट कैसे आएगा वो देखिए। देखिए, अकाउंटिंग करने में 2 दिक्कत है। एक तो पहला डेबिट क्रेडिट किस अकाउंट को करोगे, व्हिच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड, व्हिच अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड। तो ये मैटर तो क्लियर हो गया कि डेप्री अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड फिक्स्ड एसेट अकाउंट विल बी, सॉरी, depreciation account will be debited and fixed asset account will be credited. Okay, now for the transfer of nominal account into PL account, profit and loss account will be debited and depreciation account will be credited. अब चलते हैं अमाउंट की तरफ, अमाउंट का दिक्कत को दूर करते हैं। अमाउंट का दिक्कत दूर करते हैं, अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। अमाउंट, अमाउंट बेटा देखो, अमाउंट को समझने के लिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन समझने के लिए इस हम ब्यूटीफुल टेबल को देखते हैं। देखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको इधर देखना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बेटा 2 मेथड है, 2 मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे शॉर्ट में हम एसएलएम मेथड बोलते हैं। ओके, इसे हम शॉर्ट में एसएलएम बोलते हैं। और दूसरा मेथड है डब्ल्यूडीवी मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। ओके, डब्ल्यूडीवी मेथड, कोई बात नहीं, 2 मेथड है, आगे समझते हैं। बेटा एसएलएम मेथड में 2 तरीके हैं। एसएलएम मेथड में 2 तरीके से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया जाता है। एक तो है फॉर्मूला बेसिस और दूसरा है परसेंटेज बेसिस। एक तो है फॉर्मूला बेसिस, फिर से सुनिए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है डब्ल्यूडीवी मेथड। ओके, डब्ल्यूडीवी मेथड, हम लोग इस वाले मेथड पे चलते हैं। पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे भी आएंगे। ओके, एसएलएम मेथड सीखते हैं। बेटा एसएलएम में, एसएलएम के अंदर 2 तरीके हैं भाई। पहले तो 2 मेथड थे, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। अब एसएलएम के अंदर भी 2 मेथड है। ओके, आइए चलते हैं। एक फॉर्मूला बेसिस, दूसरा परसेंटेज बेसिस। तो फॉर्मूला बेसिस पे हम परसेंटेज अमाउंट निकालना सीखते हैं। तो बेटा इसमें बताया गया है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब आप कहोगे कि सर डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होता है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होता है, आइए देखते हैं। पहले तो इसे समझिए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बेटा वो लाइफ होता है एसेट का, एसेट जो नॉर्मली आप इकोनॉमिकली उस एसेट को यूज़ करते हो। जैसे मान लो कोई एसेट 2 सालों के लिए यूज़ किया जाएगा तो उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ 2 साल है। कोई एसेट 5 सालों तक यूज़ किया जाएगा तो नॉर्मली उस एसेट का एस्टिमेट हम लगा रहे हैं। एग्ज़ैक्ट ये कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसके साथ एक वर्ड आया हुआ है एस्टिमेटेड। हम एक एस्टिमेट ही लगा रहे हैं, एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता कर पाएँगे। तो एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ का मतलब होता है कि वो एसेट इकोनॉमिकली कितने साल तक यूज़ की जा सकती है, और नॉर्मली ये 1 साल से अधिक के लिए ही होता है क्योंकि ये आप फिक्स एसेट यूज़ कर रहे हो। ओके, अब आप कहोगे कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होता है? भाई एक तो पता चल गया कि डीसी कुछ होता है और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ, मतलब एसेट को कितने सालों तक यूज़ कर रहे हैं वो वाला टाइम से डिवाइड कर देंगे। चलिए भाई, अब आपको बताते हैं कि डीसी का मतलब क्या होता है।
डीसी का मतलब बच्चे होता है, देखो, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस का एनआरवी। अब फिर से वही दिक्कत आ गई कि ये सर कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होता है? चलिए, इसके लिए भी हमने आपके लिए सॉल्यूशन रखा है अगले वाले में। कॉस्ट ऑफ द एसेट होता है बेटा परचेस्ड कॉस्ट, मतलब कोई भी एसेट आप खरीदोगे तो उसका वाला कॉस्ट, खरीदने वाला प्राइस, परचेस कॉस्ट प्लस में नेसेसरी एक्सपेंसेस टिल रेडी टू यूज। ऐसे सारे खर्चे जो आप उस एसेट को रेडी करने तक बनाओगे, रेडी करने तक करोगे, बियर करोगे, उन सबको परचेस कॉस्ट में ऐड करना है। ठीक है? ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सीओए मिल जाएगा। जैसे अब एनआरवी क्या है? भाई सीओए तो सर क्लियर कर दिए। एनआरवी क्या है? एनआरवी देखते हैं। एनआरवी क्या है? एनआरवी होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इक्वल्स टू रियलाइजेबल वैल्यू माइनस का नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर सेल ऑफ दैट एसेट। अब आरवी क्या होता है? रियलाइजेबल वैल्यू। भाई यहाँ पे दिक्कत है ना, तो आपको इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ईयर एंड होने के बाद यूजफुल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड होने के बाद उस एसेट को आप कितने में बेच सकते हो, तो इसकी वैल्यू है। मान लीजिए हम 5 सालों के बाद कोई एसेट 5 सालों तक यूज करेंगे, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल हो गई, और 5 सालों के बाद हम कोई एसेट 2000 का बेच पाते हैं, तो वो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000, सॉरी, 2000 वो रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, परचेस कॉस्ट है, परचेस कॉस्ट है 8 लाख, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 2 लाख। ओके, तो अगर हम आपसे पूछें कि सी ओ ए कितना हो गया, तो सी ओ ए हो गया बेटा परचेस कॉस्ट प्लस में सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो उस एसेट को रेडी करने तक किए जाते हैं। इंस्टॉलेशन रेडी टू यूज़ करने के पहले ही किया जाता है, तक किए जाते हैं, तो वो सारे ऐड हो जाएँगे। तो हमारा सीओए कितना हो जाएगा? 8 लाख प्लस का 2 लाख इक्वल्स टू 10 लाख। चलिए सीओए मिल गया। देखो, आरवी मतलब कि हम यूज़फुल ईयर एंड होने के बाद हम उस एसेट को कितने में बेच सकते हैं? तो नॉर्मली दिया हुआ है 1,20,000। तो बेटा आरवी 1,20,000, और नीचे एक और चीज़ दिया हुआ है, देखो ये वाला, कमीशन फॉर सेल ऑफ दैट एसेट। मतलब हम जब ये एसेट 1,20,000 का बेचेंगे, तो कुछ कमीशन दे रहे हैं हम 20,000 का, 20,000 का। किसको देंगे? एजेंट को। कोई कॉन्टैक्ट किए होंगे कि ये मेरा एसेट बिकवा दीजिए, तो 20,000 का उसका पेमेंट हम लोग किए हैं। तो बेटा आरवी कितना बन गया है? आरवी, एनआरवी कितना बन गया है? एनआरवी, तो आरवी माइनस नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर सेल ऑफ एसेट। तो नेसेसरी एक्सपेंस आरवी हमारे पास 1,20,000 का है, और हमने 20,000 का एक्सपेंसेस कर दिया है, तो नेट हमारे पास कितना निकल के आ गया? एनआरवी, एनआरवी हमारे पास निकल के आ गया 1 लाख का। ओके, अब डीसी कितना है? डीसी का फॉर्मूला होता है सी ओ ए माइनस एनआरवी। एनआरवी, बेटा सी ओ ए आपका 10 लाख है, आर एनआरवी आपका 1 लाख है, तो डीसी कितना? 9 लाख। डीसी 9 लाख। ओके, बेटा डीसी 9 लाख आया है। ओके, डीसी 9 लाख आया है। अब देखो, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हमेशा क्वेश्चन में आपको बता के देगा। ओके, 5 ईयर्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपका कितना है? 5 ईयर्स। तो बेटा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ जाएगा आपका? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 9 लाख, दैट इज डीसी, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपका था 5। ओके, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल के आया कितना आपका? आई थिंक 1 मिनट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ।
9 lakh divided by 5, that is 1,80,000, 1,80,000। बेटा जी, ये जो 1,80,000 आया है, ये वाला पोर्शन देखिए, मैं सर्कल कर देता हूँ। ये जो अमाउंट आया है, आप कहाँ को लिखेंगे? मैं बता देता हूँ आप कहाँ लिखेंगे। आप ऊपर अकाउंटिंग जब सीखे थे, कहाँ गया? यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो 1,80,000, 1,80,000 यहाँ पे आपके लिए यूज़ होगा, ओके? और वही 1,80,000 यहाँ पे भी होगा, ओके? आइए हम अब आगे आपको लिए चलते हैं, हम आपको आगे लिए चलते हैं, ठीक है? ये तो आपने सीखा, ये तो आपने सीखा एसएलएम में फॉर्मूला बेसिस पे। अब एसएलएम पे परसेंटेज बेसिस पे देख बेटा, एसएलएम का परसेंटेज बेसिस पे देखिए, ये एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। इसमें सीओए वही होगा जो आपने फॉर्मूला बेसिस पे आया सीख के आया है, ठीक है? सीओए जो कि ये है, सीओए यहाँ पे, ये सीओए यहाँ पे भी वही सेम सीओए होगा, ठीक है? परचेस कॉस्ट प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल रेडी टू यूज़, जितने भी ज़रूरी खर्चे होंगे वो सारे ऐड कर देना है आपको, ओके? इनटू एक्स लिखा हुआ है। बेटा ये परसेंटेज कुछ आपको दिया होगा, जैसे 10% बोल देगा क्वेश्चन में, 5% बोल देगा, कुछ भी होगा। तो मान लीजिए लेट्स से 10% कहा, तो सीओए आप कैलकुलेट करना सीख गए हो, और 10 बोला तो इधर 10 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है? मान लीजिए इसी एग्जांपल जो नीचे एग्जांपल था, या ये इसी एग्जांपल को हमें करना है, ठीक है? परसेंटेज बेसिस से, और परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, परसेंटेज आपको दिया हुआ है 10% करके, ठीक है? तो हमें सीओए पता है, इस क्वेश्चन में कितना है? सीओए हमें पता है 10 लाख है, ठीक है? परचेस कॉस्ट ये 8 लाख और ये 2 लाख, नेसेसरी एक्सपेंसेस 10 लाख हो गए, और 10% के अकॉर्डिंग करना है। तो बच्चे सीओए इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 जब आप करोगे, तो सीओए की वैल्यू रख दीजिए 10 लाख, मैं रख देता हूँ आगे 10 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1 लाख, ठीक है? ये 1 लाख आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है परसेंटेज बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर इन दोनों का अमाउंट तो डिफर कर रहा है। यस बेटा, अमाउंट डिफर करेगा, ठीक है? ये सिर्फ एक मेथड है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला एसएलएम में 2 तरीके हैं, तो दोनों तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अमाउंट सेम आए। आपका अमाउंट इसमें 1.8 लाख आ रहा था और इसमें आ रहा था 1 लाख। ये डिफर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये अगर सोच रहे हो कि एक ही मेथड है और 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से सेम आंसर आना चाहिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है? वो सीख लिया आपने, 2 तरीके होते हैं, फिर से देखिए। हम लोग स्टार्टिंग से कवर अप करते हैं, थोड़ा-सा रिकैप करते हैं, ज़्यादा इधर-उधर हो गया है तो। अमाउंट डेप्रिसिएशन का फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम मेथड में 2 तरीके हैं, एक तो फ़ॉर्मूला के बेसिस पे जाइए और दूसरा परसेंटेज के बेसिस पे जाइए, ठीक है? लेकिन डब्ल्यूडीवी में अब आइए, डब्ल्यूडीवी में आइए। डब्ल्यूडीवी में बेटा एक ही तरीका है, इसमें 2 नहीं है। ये और कंपैरेटिवली देखोगे तो ईज़ी है, बहुत ईज़ी है एसएलएम के थ्रू, क्योंकि उसमें 2 तरीके थे, इसमें 2 तरीका है ही नहीं।
इसमें सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है? आइए देखते हैं। इसमें है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू डब्ल्यू डीवी डब्ल्यू एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर इनटू का रेट मतलब कुछ भी दिया होगा 5% 10%, जैसे परसेंटेज बेसिस पे एसएलएम में किए थे ना, वैसे कुछ भी दिया होगा। ओके, तो वो दिया होगा और डिवाइडेड बाय 100। लेट्स से अभी आपने देखा होगा कि लास्ट वाले एग्जांपल में सीओए था 10 लाख और रेट हमने परसेंटेज वाले में लिया था 10%। ठीक है, अब उसी को हम लोग डब्ल्यू मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये बेटा देखो, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर डब्ल्यू के अकॉर्डिंग किया जाए तो 10 लाख, 2 4 5 6 0 और 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट, ये हो गया 1 लाख। ठीक है, पहले साल में मेरा डेप्रिसिएशन कितना बना? डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ गया? 1 लाख। अब बेटा एक बात बताओ, डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू क्या होता है? देखो, आपका सीओए था 1 लाख, सॉरी 10 लाख, उसमें से डेप्रिसिएशन आपने ईयर 1 का माइनस कर दिया 1 लाख। ओके, अब आपके पास बचा कितना? 9 लाख। 9 लाख, इसे कहिए डब्ल्यू एट बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है, या फिर डब्ल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब बेटा जब आप डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर के लिए चार्ज करने जाओगे तो जो आपका परसेंटेज 10% अप्लाई करना था, एसएलएम में सीओए पे अप्लाई करते थे, बट एसएलएम में सीओए पे आप अप्लाई करते थे, बट इन डब्ल्यू मेथड you should apply you should apply these 10% on WDV at the beginning of that particular year. Okay, WDV क्या है बेटा? 9 लाख है सेकेंड ईयर में, तो अब 10% इस पे अप्लाई होगा, तो 10% जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो 90,000 आ जाएगा, 90,000। अब सेकेंड ईयर के लिए बेटा WDV आपका ये हो जाएगा। ओके, और डेप्रिसिएशन 90,000, 10% अप्लाई किए तो, और जब बैलेंस करोगे तो 8,10,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू एट एट बिगिनिंग ऑफ ईयर थर्ड। ओके, अब ईयर थर्ड का जब आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने जाइएगा तो अब आप ये 10% अप्लाई करिएगा इस थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जो डब्ल्यू था उस पे, मीन्स 81,000, 81,000। जब आप इसे माइनस करिएगा तो आपके पास हो जाएगा 81,000, 8,10,000 माइनस का 81,000, इट विल बी 7,29,000। ओके, ये है डब्ल्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर फोर, ईयर फोर। नाउ अब अगर आपको ईयर फोर्थ ईयर में आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट जानना है, तो फोर्थ ईयर के डब्ल्यू पे वो 10% का रेट अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 72,900। और जब आप इस पे माइनस करिएगा, तो
आपको मिल जाएगा 6 लाख 6 लाख मैं लिख देता हूँ 6 लाख 56,100 ओके। चलिए ये हो जाएगा WDV एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 ओके। चलिए एंड सो ऑन बेटा चलता रहेगा। अब 5वें साल में हम 10% इस वाले वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। आपको अमाउंट मिल गया है। चलिए अमाउंट का अगर आपको दिक्कत दूर हो गया है तो अब हम लोग फिर से अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। फिर से हम लोग अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। ये इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। ओके। हुँ, हुँ, हुँ। ये देखिए, एक सिस्टम आपने पढ़ लिया है, जो अभी आपने पढ़ा अमाउंट के बारे में, वो अमाउंट यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, ये गंदा लग रहा है, इसको हटा देते हैं। ओके, बेटा ये एंट्री को आप एक बार फिर से समझिए। डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, दैट्स व्हाई इट इज़ डेबिटेड। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन के चलते कम होती है, दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड फिक्स्ड एसेट अकाउंट। नॉर्मली अब जब हम नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अकाउंट में, तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे, बैलेंस इसका रिवर्स कर देंगे। मतलब जर्नल एंट्री में डेबिट है, तो इसे रिवर्स करके क्रेडिट कर देंगे और दूसरे हाथ में मतलब डेबिट साइड में उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ट्रांसफ़र पीएल अकाउंट में किया जाता है बेटा, तो हम पीएल अकाउंट का नाम लिख देते हैं। अमाउंट के बारे में अभी आपको इतने अच्छे से समझाया गया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो नीचे है इसे आप एक बार वीडियो में पीछे जाइए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो और ध्यान से सुनिए आपको समझ में आ जाएगा। बेटा अभी तक हम लोगों ने सिर्फ़ क्या किया है फिर से रिकैप करते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग कर लिया है। डेप्रिसिएशन का रीज़न क्या होता है ये भी जान लिया है। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट कौन-सा अकाउंट होगा, कौन-सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन-सा अकाउंट डेबिट होगा ये भी सीख लिया है। कितने अमाउंट से होगा ये हमने सीख लिया है। इसके लिए मेथड 2 हैं, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम में भी आगे चल के 2 तरीके हैं, एक फ़ॉर्मूला बेसिस पे, दूसरा परसेंटेज बेसिस पे। ये सब हमने किया है। अब हमें अकाउंटिंग में चलना है। थोड़ा-सा एक पार्ट बचा हुआ है अकाउंटिंग का। डेप्रिसिएशन के की अकाउंटिंग करने के 2 तरीके थे, 2 सिस्टम थे। तो पहला वाला सिस्टम तो आपको बता दिया गया है। अब दूसरे वाले सिस्टम में क्या बताया जाता है कि हम डायरेक्टली फिक्स एसेट को क्रेडिट नहीं करते हैं, हम उसके जगह पे बेटा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं अकाउंट, ठीक है? नॉर्मली सब कुछ अमाउंट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट एज़ इट इज़ किया जाएगा बट जो आप एंट्री करते हो डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट अकाउंट, तो अब फिक्स एसेट अकाउंट दूसरे वाले सिस्टम में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट कर दोगे और नॉर्मली ट्रांसफर करने की एंट्री विल बी द सेम पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ओके। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिट न करके एक नया अकाउंट जो उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है ओके। तो इसका इम्पैक्ट नॉर्मली ये पड़ेगा कि फिक्स एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होएगी और एक प्रोविज़न का अकाउंट नया बन के उसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है एक्युमुलेटेड होता रहेगा। ओके, तो बेटा डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे एंड होता है। अब आगे की वीडियो में हम एक देखेंगे प्रोविज़न एंड रिज़र्व का कॉन्सेप्ट। चलिए, थैंक यू जी।